तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी होली। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हमें देखने को मिलेंगे इस क्लास में। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा, अभी हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो आंसर होगा एंजेला स्वामी ने। राजस्थान के बीकानेर से है एंजेला स्वामी, जिन्होंने अभी थाईलैंड के पटाया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता को जीत लिया है। तो इनका नाम याद रखना। मैं आपको ये भी बता दूं कि एंजेला स्वामी इससे पहले मिसेज इंडिया और ग्लोबल 2024 का खिताब भी जीत चुकी है। तो एंजेला स्वामी नाम आपको याद रखना है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब इन्होंने जीता, जिसका आयोजन हुआ था थाईलैंड के पटाया में। अभी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता था? और वो उसका 71वां संस्करण था जो कि आयोजित हुआ था मुंबई में। उसको क्रिस्टीना प्रिस्कोवा ने जीता था, जो कि चेक रिपब्लिक से थी। साथ में ये भी याद रखना, अभी जो मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन होगा, इसका 72वां 72 नंबर का एडिशन होगा, वो तेलंगाना में होगा। एक तो ये पॉइंट याद रखना। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियो ने जीता था, वो निकारागुआ से थी। और मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जो कि इसका 73rd एडिशन था, उसको होस्ट किया था मैक्सिको ने। और उसको जीता था विक्टोरिया केयर थेलविग ने, वो डेनमार्क से थी। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में इनके देश का नाम पूछा था, डेनमार्क। अच्छा, इसके अलावा ये 2-3 पॉइंट और याद रखो। एक तो मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता था निकिता पोरवाल ने, जो उज्जैन से है। एक मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब रिया सिंघा ने जीता था, वो गुजरात से है। मिस एआई 2024 केंजा लेली विजेता रही थी, मोरक्को से है। और अभी मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी तशेगो गेलाए, वो साउथ अफ्रीका से है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, देश का पहला स्थायी कलाग्राम ये कहां पर बनेगा? तो आंसर होगा प्रयागराज में। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कलाग्राम अगले 1 साल में बनकर के तैयार होगा। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अभी हाल ही में देश के हर सांस्कृतिक केंद्र में कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। कलाग्राम क्या होता है? आप कह सकते हो ये ऐसा विशेष सांस्कृतिक गांव है जिसे भारत की कला, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही होता है, भारतीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत मंच प्रदान करने, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ये। तो सिंपल सा याद रखेंगे, देश का पहला स्थायी कलाग्राम ये कहां पर बनेगा? प्रयागराज में। अब यहाँ पे मैं आपको इसी तरह के प्रश्न रिवाइज करवाने वाला हूं, और ये सारे लेटेस्ट 2025 वाले ही करंट अफेयर्स के प्रश्न है। जैसे कि अगर पूछे गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये कहां पर बना? गुनेरी गांव में। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सृजनम, ये कहां पर शुरू हुआ? एम्स दिल्ली। देश का पहला बायो बैंक कहां पर शुरू हुआ? दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में, जिसको पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं या फ्रोजन जू भी कहते हैं। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां पर शुरू होगा? मुंबई में। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम प्रकृति है, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन हुआ था भी नई दिल्ली में। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री का नाम है जॉन मैकफॉल, ये ब्रिटेन से है। कौन भेजेगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। और इसके लिए किस जहाज को डुबोया जाएगा ये भी याद ना? आईएनएस गुलदार को। उसके अलावा भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण तैयार किया था, ये भी याद रखना। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये कहां पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। F1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय का नाम है अतिका मीर। अभी हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025। अभी 12 मार्च 2025 को इसका आयोजन हुआ। कहां पर? नई दिल्ली में। इस बार ये इसका दूसरा संस्करण था। और आयोजन किया किसने? जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो के द्वारा टेरी के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन किया हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल ने। और उन्होंने यहाँ पे 5R पर जोर दिया। 5R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिचार्ज और रेस्पेक्ट।
ठीक है। तो जल स्थिरता सम्मेलन की हमने बात की है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। आज इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन, कुछ समिट्स, कुछ बैठकें मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये भी सारी लेटेस्ट ही है 2025 की, ध्यान से सुनना। तो आपको याद होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन ये भोपाल में हुआ था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नवा एशियाई आर्थिक वार्ता एशियन इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन हुआ पुणे में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका नाम है प्रकृति, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हुआ गांधीनगर, गुजरात में। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन ये भारत में हुआ नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 दुबई, यूएई में। और अभी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन मई में होगा। भारत में पहली बार इसका आयोजन होगा, तो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। कहां पर? भारत में भी कहा? मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखना। ये अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे ने ASQ पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से इसको सम्मानित किया गया, और लगातार 7वें वर्ष इसे ये पुरस्कार मिला है। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, कौन देता है ये पुरस्कार? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे कौन ऑपरेट करता है? GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इसको ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अभी किस हवाई अड्डे ने ASQ यानी कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जीता? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में टॉप पर कौन रहा? तो आंसर होगा सेना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 इस बार इसका 5वां संस्करण था, और ये 2 चरणों में हुआ, 2 फेजेस में हुआ। पहला चरण इसका 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2025 तक हुआ था लेह लद्दाख में। दूसरा चरण इसका 9 से लेकर 12 मार्च तक हुआ था अभी जम्मू कश्मीर में। तो इसमें टॉप पर रहा है भारतीय सेना, 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज के साथ भारतीय सेना यहाँ पे टॉप पर है। दूसरे पे हिमाचल प्रदेश और तीसरे पे लद्दाख है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब खेलो इंडिया से ही जो पिछले साल जो जितने भी खेलो इंडिया गेम्स हुए थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि इस साल का तो ये पहला ही हुआ है विंटर गेम्स वाला। और अभी एक की घोषणा भी हो चुकी है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो दूसरा संस्करण है वो नई दिल्ली में होगा। ठीक है, तो इस बार खेलो इंडिया से हमारे पास ये 2 ही संबंधित करंट अफेयर्स की न्यूज है। तो पिछले साल वाला एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो पिछले साल हुए थे, ये पहला संस्करण था जो नई दिल्ली में हुआ था, जिसका मैस्कॉट था उज्ज्वला। टॉप पे हरियाणा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण हुआ था 2024 ही, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो उस वक्त इसका 6ठा संस्करण था, तमिलनाडु में हुआ था ये, और इसका वीर मंगई मैस्कॉट था। टॉप पे महाराष्ट्र था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 4था संस्करण हुआ था लद्दाख जम्मू कश्मीर में, उसमें इसका मैस्कॉट शीन ए शी और शान था। टॉप पे उसमें आर्मी ही था, अभी भी आर्मी टॉप पर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 4था संस्करण हुआ था असम में, मैस्कॉट उसका अष्टलक्ष्मी था। टॉप पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। और खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र हुआ था पटना में। अभी हाल ही में भारत की किस कंपनी ने स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा दोनों ने, जियो ने भी और एयरटेल ने भी। अच्छा, स्टारलिंक की पहले हम बात करते हैं, इसको समझते हैं। स्टारलिंक तो वैसे आपने नाम भी सुना होगा, एलन मस्क की ही एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि एलन मस्क ने पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स, हजारों छोटे सैटेलाइट्स स्थापित किए हैं। और उद्देश्य क्या है? उनके जरिए ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसका फायदा क्या है? इसमें इंटरनेट के लिए केबल या मोबाइल टावर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट सैटेलाइट से ही इंटरनेट मिलता है। तो अगर किसी गांव क्षेत्र में या किसी कस्बे में किसी जंगल में अभी हम जाते हैं, तो आप देखोगे वहां पे इंटरनेट आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई ऐसा टावर वगैरह वगैरह नहीं है, तो इंटरनेट की हमें रेंज नहीं मिलती है, इंटरनेट के सिग्नल नहीं आते हैं। ऐसा होता है ना,
वहां तक इंटरनेट की रीच नहीं है। कई बार हम बोलते हैं कि सिग्नल नहीं आ रहे, सिग्नल वीक है। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे टावर या केबल की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट सैटेलाइट से ही इंटरनेट पहुंच जाएगा। तो ये इसका फायदा है। और हाँ, ऑब्वियस ही बात है, महंगा भी बहुत होगा, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह हो सकेगी। और फालतू का ये केबल वगैरह, टावर वगैरह का खर्चा नहीं करना पड़ेगा कंपनी को। और इसी कारण से अभी भारत में जियो और एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए समझौता किया है। ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में जदिया स्वामी महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो जदिया स्वामी महोत्सव ये तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में मनाया जाता है। वहां पे जो बडगा समुदाय निवास करते हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है, जदिया स्वामी फेस्टिवल। और वहां पर भी कहां पे? तो आप कह सकते हो कि तमिलनाडु में कोटागिरी के पास जेकन राय गांव में इसको मनाया जाता है। ये उनका एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम है। ठीक है, तो सिंपल सा हमें तो याद रखना है कि भैया जदिया स्वामी फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अब बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु में मैं आपको लेकर के चलता हूँ। कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स 2025 में हमने मनाए थे वो भी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, तमिलनाडु, गेरा मैप में तमिलनाडु, कैपिटल इसकी चेन्नई होती है, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है उंगलिल ओरुवन। गवर्नर है आर.एन. रवि। यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है, पक्षी है एमरोल्ड डोग, वृक्ष है ताड़ का यानी कि पाम ट्री, पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, कुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क आपको मिलेगा। यहाँ का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिल जाएंगे, कुडनकुलम और कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। और तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार भी मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स देखे तो पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चित्तराई महोत्सव हो गया, हेताई अम्मन महोत्सव, ये सब तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। और अभी 2025 के कुछ करंट अफेयर्स अगर तमिलनाडु से मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो अभी मेदवेत महोत्सव भी मनाया गया था तमिलनाडु में। टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। और तमिलनाडु में अभी 2 स्थलों को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। अब भारत में टोटल रामसर साइट्स 89 हो चुकी हैं। तो ये 2 कौन से हैं? अभी सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथेंगल पक्षी अभ्यारण्य। उसके अलावा अभी थाईपुसम त्योहार भी यहाँ मनाया गया था। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक ये कहां पर शुरू हुआ? चेन्नई में। अभी तो तमिलनाडु की बात कर ली, मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आज ये सारे 2025 के ही हैं। जैसे कि न्योकुम युलो उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था नीशी जनजाति के द्वारा। अली ए लिगोंग उत्सव असम में मनाया गया था मिसिंग जनजाति के द्वारा। अभी रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सूफी महोत्सव जहां ने खुसरो 2025 हुआ नई दिल्ली में। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर में। चापचार कुट महोत्सव मिजोरम में। अभी शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रंटियर टेक हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा नीति आयोग। तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने नीति फ्रंटियर टेक हब लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करना। और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? एक उभरती हुई तकनीक है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके उन समस्याओं को हल करती है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है, ध्यान में रखना, फ्रंटियर टेक हब को। कि अभी नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 आया था, उसमें भारत का स्कोर कितना है? 71। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और इसमें टॉप पे उत्तराखंड और केरल था। और नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा था, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया था? तो आंसर होगा वीके पॉल। हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभी कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा ज्ञान भारतम मिशन। तो अभी राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने अभी अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया।
और इसी अवसर पर हमारे जो पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया है। ज्ञान भारतम मिशन की बात करें तो इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। उद्देश्य है भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत का सर्वे करना, उनका दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन करना और उनका संरक्षण करना, और इसके लिए 60 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। अच्छा, ये राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की बात करें, जिसका मुख्य काम क्या है, पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डॉक्यूमेंटेशन को संजोकर रखना, उनकी देखभाल करना। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल है अरुण सिंघल। ठीक है, और अभी 11 मार्च को ही इसने अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में भारत में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 की हम बात कर रहे हैं। पहली बार इसका आयोजन भारत में हुआ है। अभी 8 से लेकर 13 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और इसमें मेडल टैली में अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका आयोजन अभी समाप्त हो गया, तो इसमें टॉप पर भारत ही रहा। 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 49 ब्रोंज, यानी कि टोटल 134 मेडल के साथ भारत इसमें टॉप पर रहा है। तो ये आप ध्यान में रखना। और इस बार मैंने आपको बता ही दिया, खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स होंगे 2025 में दूसरा संस्करण है, वो भी नई दिल्ली में होने वाला है। तो गाइज, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।